मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी। दोनों राज्यों में नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर से उठे गंभीर चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। तेज के 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अल-गैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन यानी शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 83 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची शनिवार को जारी कर दी है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरापाटन से, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को अंबेर से, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ और नागौर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं कांग्रेस ने भी आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची शनिवार को जारी की है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई से, दिव्या मदेरणा ओसियान से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। इस पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने 92 उम्मीदवारों की 5वीं सूची अपनी जारी कर दी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री माया सिंह और वर्तमान मंत्री उषा ठाकुर को भी टिकट दिया है। वहीं इंदौर 3 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लिस्ट जारी कर प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरी लिस्ट में भी 39, तीसरी लिस्ट में 1 और फिर चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में अब तक उतार दिया गया है। वहीं संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर टीएमसी सांसद की संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि मोइत्रा उस समय भारत में थी जब उनकी संसद की आईडी का उपयोग दुबई में किया गया। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि ये जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने जांच एजेंसियों को दी है। इसी बीच निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले की शिकायत लोकपाल में भी दर्ज करा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं।
लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दी है। सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, सीबीआई ही उसका माध्यम है। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चुंगथांग का दौरा किया। 4 अक्टूबर को सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध टूट गया था। और अब बात तूफान तेज की। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक आज दिन में ये बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। इसके 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना है। उधर भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले मछुआरों को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली में इन दिनों वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप स्टेज 2 के तहत उपाय भी लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इन प्रतिबंधों के तहत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर भी लगातार जोर दे रही है। इसके अलावा सड़कों पर धूल के कणों को कम करने के लिए पानी की छिड़काव करने के भी निर्देश इन दिनों दिए गए हैं। और वहीं देशवासी मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बालासोर में भी इसी अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फकीर मोहन विश्वविद्यालय में इसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हर घर हर गांव से मिट्टी व चावल इकट्ठा किए गए। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ओडिशा में भी भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बालासोर में हुई अमृत कलश यात्रा में लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने फकीर मोहन विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देशवासियों को मां भारती के वीर सपूतों को नमन करने तथा उनकी स्मृति में बनने वाले अमृत वाटिका के निर्माण में सहभागिता देने का एक पावन अवसर प्रदान किया है। मेरी माटी मेरा देश प्रधानमंत्री जी ने गत अगस्त महीने से इस कार्यक्रम को आह्वान किया और भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों में माटी लेकर के लोग गांव-गांव से और कर्तव्य पथ दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमृत वाटिका का सभी गांवों के माटी को 7,500 लगभग गांवों के माटी को वहां ला करके और उससे अमृत काल में अमृत वाटिका की स्थापना होगी जो सदियों तक हमारे युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। समारोह में बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और फकीर मोहन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस अभियान के तहत देश के कोने कोने में समारोह हो रहे हैं। इनमें शामिल लोग वीरों और देश के नायकों को दिल खोलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश में आयोजित होने वाली एक रामलीला ऐसी भी है जिसे यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं काशी के रामनगर की रामलीला की। यहाँ की रामलीला कई मायनों में अनूठी है। क्या है यहाँ की रामलीला की खासियत, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धर्मनगरी काशी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला को यूनेस्को द्वारा एक जीवंत विरासत की मान्यता दी गई है। अनेक विद्वानों का मानना है कि रामलीला में स्थित सुमेरु मंदिर का निर्माण 1770 में महाराज चेत सिंह द्वारा प्रारंभ कराया गया था, जिसका इस रामलीला में विशेष महत्व है। यह मंदिर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि रामनगर रामलीला की परंपरा इसके पहले से चलती आ रही है। ये रामलीला महाराज उदित नारायण सिंह द्वारा इसके वर्तमान रूप में प्रतिष्ठित की गई थी। यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का कोई भी
व्यवस्था नहीं है, जैसे कि लाइट है, माइक है, यह सब ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता और पुराना प्राचीन जो व्यवस्था उसी के आधार पर इसका मंचन किया जाता है। जो लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं उनका ये मानना है कि भगवान राम यहाँ खुद पूरे रामलीला मंचन तक विराजते हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक प्रसंग के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं। 4 किलोमीटर के दायरे में फैले 1 दर्जन कच्चे पक्के मंचों पर ये रामलीला की जाती है। इस दौरान परंपरा को निभाने के लिए रोजाना काशी नरेश भी हाथी पर सवार होकर पहुंचते हैं। ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित है। यहाँ चरित्र निभाने वाले और देखने वाले दोनों राममय हो जाते हैं। यहाँ की रामलीला में जो है जब आरती होती है तो उस समय भगवान का आगमन होता है, इसलिए यहाँ बनारस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए, जो है आरती का यहाँ इसलिए यहाँ महत्व है। रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग एक हाथ में पीढ़ा और दूसरे में रामचरितमानस लेकर यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक महीना यहाँ राम जी का अवतार होता है और जो रामलीला यहाँ है विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, लाखों लोग आते हैं। पुरानी परंपरा का निर्वहन कष्टजीव स्वामी द्वारा लिखित ये रामलीला, जिसमें सारे पात्र अपने को उसी रूप में उसी स्वरूप में ढाल लेते हैं और ये तैयारी लगातार चलती है। बल्कि कहिए कि साल भर की तैयारी के बाद ये रामलीला यहाँ पे इसका आयोजन होता है। इस रामलीला का मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस की एक जीवंत व्याख्या करना और जनमानस को भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र से जोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने गजा को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के भी संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया, तो वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का भी आह्वान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अपहरण किए गए लोगों की रिहाई इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं गजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, वहीं फिलिस्तीनी को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का आज 16वां दिन है। संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह लगातार पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो के हालात पर आइए देखते हैं अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। इजराइल और हमास में चल रही जंग का आज 16वां दिन है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हवाई बॉम्बिंग करता रहा, आसमान से अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराता रहा और वहीं आर्टिलरी फायर भी करता रहा, गोले दागता रहा।
गाजा में स्थिति लगातार खराब हो रही है। अब इस संकट में मरने वाले लोगों की संख्या करीब 4000 के पास पहुंच गई है। 14,000 लोग घायल हैं, जिसमें यूएन रिफ्यूजी जो वर्कर्स हैं करीब 17 बताए जा रहे हैं कि उनकी भी मौत हो गई है। वहीं कूटनीति भी चल रही है। कायरो में, मिस्र की राजधानी में, करीब 12 से 13 देशों के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो गैदर हुए। जॉर्डन के किंग थे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास थे, जेम्स क्लेवरली जो यूके के विदेश मंत्री हैं, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के बड़े ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे। और सब ने कुछ अरबी देशों ने इजराइल को कंडेम किया, वहीं वेस्टर्न देशों ने इजराइल के साथ अपनी सहानुभूति जताई और हमास को एक आतंकवादी संगठन कहा। पर उन्होंने सब ने ये कॉल्स दी कि ये संघर्ष विराम जल्द होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर और अलाउ करनी चाहिए। पर इजराइल इस मीटिंग का पार्ट नहीं था, तो हिस्सा नहीं था, तो इससे ये क्लियर है कि इस मीटिंग का इस जंग पर कोई खास असर नहीं होने वाला। वहीं शनिवार को पहली बार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 20 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड लेके अंदर गए। आशा यही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड और आने वाले दिनों में अंदर जाएगी, पर जो सहमति बनी है वो 20 ट्रक्स की बनी है और अंदर जो एड चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कम से कम 100 ट्रक्स रोज के वहां चाहिए। पर जो भी हो 20 ट्रक्स से कम एक ग्लिमर ऑफ होप दिखी है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। वहीं भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 5.3 रही। भूकंप से हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं इससे पहले 16 अक्टूबर को भी नेपाल के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करेंगे। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा और ये हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं, जिसमें से 50 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 58 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 7 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके और एक मुकाबला टाई भी रहा है। वहीं वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैच जीते हैं और 3 मैच में शिकस्त भी झेली है। चीन के हांगझू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो रहा है। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। हांगझू पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 313 भारतीय एथलीटों में शामिल होंगे। भारत 22 खेलों में से 17 में हिस्सा ले रहा है। हमारा देश पहली बार रोइंग, कैनोइंग, लॉन बॉल, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल में चुनौती पेश करेगा। पैरा खेलों में 43 देशों के लगभग 4000 एथलीट 566 स्वर्ण पदक स्पर्धाओं में 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेलों का समापन 28 अक्टूबर को होगा। और वहीं शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाअष्टमी के दिन कालकाजी मंदिर में भी सुबह की आरती आज की गई।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा आराधना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। और इसी बीच चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त दिल्ली के झंडे वालान मंदिर, जहां पर भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है चंद्रशेखर। तो सीधा उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो आपको जय माता दी। और आज अष्टमी का ये पर्व, लगातार जो संख्या है भक्तों की वो वहां पर बढ़ रही होगी, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? चंद्रशेखर। देखा, जैसे कि आपने कहा, आज महागौरी का रुख है, उनका आज जो दर्शन है किया जाता है और उनकी आराधना की जाती है। और दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में आपको मैं एम्बियंस दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर भक्तों का एक जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है, भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। और लगातार 4 बजे से सुबह ये दृश्य ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी श्रद्धा है, विश्वास है माता का। और काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं। और आरती यहाँ पर लगातार चल रही है, चौकियों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आज रात को यहाँ पर जो जागरण की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। देवी के विधान आज इस प्रकार से होता है कि आज जो 8 जो 9 जो कंजकाएं हैं उनको पूजा जाता है, तो उस हिसाब से आज यहाँ पर कुंजकन भी हुआ है। और ये वो रूप है जिसमें जिसको गौर रूप माना जाता है माता का। और इसी दिन को जब देवी पार्वती और उमा को के रूप को मान करके उनकी पूजा अर्चना आराधना यहाँ पर की जाती है, तो काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। और ये सिलसिला जो है भक्तों के आने का वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी, आप भक्तों के वहां पहुंचने का सिलसिला तो सुबह से ही आपने जिस तरीके से बताया कि 4 बजे से जारी है, लेकिन भक्त जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके भक्तों की क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? चंद्रशेखर। देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो पेशेवर है वो यहाँ पर सेवादार के रूप में यहाँ पर सेवा देते हैं। और उनका एक नेटवर्क है जो इस प्रकार से सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, उसको देख के कहा जाए। और चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तमाम जो पर्सनल्स हैं और वो भी यहाँ पे करे गए हैं, सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर लगाए गए। लेकिन जो भक्त हैं वो काफ़ी खुश हैं यहाँ की व्यवस्था के से भी। और दर्शन जिस प्रकार से उनको हो रहे हैं, एक भक्त की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कृतिका कि वो जल्द से जल्द माता के दर्शन कर सके। और वो यहाँ पर निरंतर देखने को मिल रहा है। पूजा जिस प्रकार से भी वो करना चाहें वो यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। और जयकारे आप मेरे पीछे सुन सकते होंगे कि लगातार यहाँ पर लोगों के वो हो रहे हैं। और जो आस्था वो लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं वो फलित भी होते नजर आ रहे हैं। और देवीय विधान की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सुअवसर होता है ये कि आप देखिए कि ये ऐसे सुअवसर है जिसपे ग्रह नक्षत्र ऐसी दिशा में होते हैं, ऐसी पोजीशन में होते हैं कि यहाँ पर साधना का सबसे महत्वपूर्ण फल जो है वो शीघ्र प्राप्त होता है। और वही साधना लगातार यहाँ पर भक्तजन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम चाहेंगे कि आप एक बार माता का श्रृंगार आज किस तरीके से किया गया है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि खास तौर पर जो दर्शक किन्हीं भी वजहों से आज मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं झंडे वाला मंदिर में, ताकि वो घर बैठ के ही माता के दर्शन कर सकें। जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो श्रृंगार दिखाएं आज माता का किस प्रकार से किया गया है। ये देखिए कि विधिवत रूप से हर दिन एक नई जो है वो वेशभूषा वहां पर होती है।
और ये कमोवेश नाना प्रकार से माता को सजाया जाता है। हर दिन जो दिन होता है उसी दिन के हिसाब से और जो विधान है उसके हिसाब से झंडे वाला मंदिर का उस हिसाब से यहाँ पर सजाया जाता है। और देख सकते हैं कि ये हर दिन जो ड्रेस है वो चेंज की जाती है और जो साज सज्जा है वो भी यहाँ पर चेंज की जाती है। तो दर्शक हमारे माध्यम से देख सकते हैं कि आज किस प्रकार से देवी गौरी का जो रूप है वो आज यहाँ पर सजा हुआ है। बिल्कुल चंद्रशेखर, और वाकई माता रानी आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जब आइएगा तो प्रसाद जरूर लेकर आइएगा मंदिर का ऑफिस के सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।